हाय, वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। मेरा नाम है शुभम और आज अपने इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक बेहद बेहद रोचक विषय की। विषय सुनने में आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन वो आसान कब हो जाता है? आसान तब हो जाता है जब आपके पास एक ऐसा गुरु हो, एक ऐसा मेंटर हो जो जटिल से जटिल चीज़ों को बहुत आसानी से खोलकर आपको सिखा दें। टॉपिक क्या है, मेंटर कौन है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा। होता ये है कि दो भाई हैं, एक रवि एक विजय। जो विजय हैं वो हमेशा ट्रेडिंग करते हैं और जो रवि हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। एक रोज़ बाज़ार में तेज़ गिरावट आती है। विजय कहते हैं रवि से, बाज़ार में गिरावट है, ख़रीदारी के मौके हैं, मेरे पास कैश है, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर हैं, मार्जिन है, तेरे पास क्या है? और रवि बहुत आराम से कहते हैं मेरे पास कोलेट्रल है। ये कोलेट्रल है क्या? ट्रेडिंग की दुनिया में कोलेट्रल का किरदार क्या है? क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे इसे इस्तेमाल करें? आज बस यही समझने समझाने मेरे साथ स्टूडियो में ट्रेडर्स के मेंटर, मार्केट के मास्टर, कोटेक सिक्योरिटीज़ के डिजिटल बिजनेस ऑफिसर आशीष नंदा मेरे साथ हैं। स्वागत कीजिए आशीष जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू शुभम, मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आई होप कि आज हम कोलैटरल को थोड़ा ठीक से डिस्कस कर पाएँ। बिल्कुल। तो कोलेट्रल को आपने आज तक जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हों, जितने भी बड़े बड़े जानकार को सुना हो, देखा हो, समझा हो, आप उन सबको थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए और दम साध कर अगले आधे घंटे सिर्फ आशीष की बात सुनिए और यकीन मानिए, बिल्कुल जैसे मलाई मक्खन उतरता है ना, आपके भीतर कोलेट्रल का पूरा कॉन्सेप्ट वैसे ही उतर जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो केक वॉक था, केवल नाम ही कठिन था। तो चलिए डिकोड करते हैं कोलेट्रल को। आशीष, मेरा पहला और सीधा सवाल, फाइनेंशियल वर्ल्ड में कह लीजिए, ट्रेडिंग की दुनिया में कह लीजिए, कोलेट्रल वर्ड का मीनिंग क्या है? आप समझाइए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पहली बार ये शब्द सुना है। तो शुभम, कोलैटरल कोई नया शब्द नहीं है। हम इस कोलैटरल को कई अलग अलग शब्दों के तरीके से इसको जानते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप एक घर रेंट पे लेते हैं। जब घर रेंट पे लेते हैं तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपसे एक डिपॉजिट लेता है। तो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का एक डिपॉजिट लेता है। ये डिपॉजिट कुछ और नहीं, कोलैटरल है। ओके। ये डिपॉजिट वो क्यों लेता है कि कभी आप जब 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब आपने घर छोड़ा, अगर आपने घर में कुछ कहीं पे कुछ काम करना बाकी है या कुछ टूट गया है, तो वो इस डिपॉजिट से अपना वो प्रॉब्लम को वो ठीक करेगा। तो ये डिपॉजिट को किसी भी, हमारी स्टॉक मार्केट की भाषा में हम इसको कोलैटरल बोलते हैं। अगेन बैंकिंग में भी ये बहुत यूज़ होता है। आप घर खरीदते हैं लोन के ऊपर, तो जो घर देते हैं इसके अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे बैंक के पास रहते हैं जब तक आपने पूरा लोन पे नहीं कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्स अगर बैंक के पास हैं, ये भी एक कोलैटरल है। गाड़ी आप खरीदते हैं, गाड़ी के पेपर भी कोलैटरल है। गाड़ी बैंक हाइपोथिकेट करता है, इस हाइपोथिकेशन को भी कोलैटरल बोलते हैं। आइडिया क्या है कि भगवान ना करे कि आप पे ना कर पाएँ, लेकिन किसी कारण से अगर आप पे नहीं कर पाए तो बैंक ये एसेट को बेच के अपना लोन रिकवर कर सके। तो ये एसेट जो कि आप बैंक को एक कोलैटरल की तरीके से देते हैं, जिस पे आप कभी कुछ ना अगर आप पेमेंट कर पाए, इसको हम कोलैटरल बोलते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये कोलैटरल वर्ड सिमिलर तरीके से यूज़ होता है। आप अगर कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जनरली हम क्या जानते हैं, पूरा पैसा दो और स्टॉक खरीदो। 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना है तो 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कैश दे के स्टॉक खरीदें। जनरली स्टॉक मार्केट की जो सेटलमेंट होती है वो होती है T+1, मतलब आपने सोमवार को अगर स्टॉक खरीदा, आपको पैसा एक्सचेंज को T+1 को देना, यानी कि मंगलवार को देना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोलैटरल यूज़ करके सोमवार को स्टॉक खरीदें, आप एक मार्जिन दें कोलैटरल, एंड पूरा पैसा आप दें अगले दिन। सो कोलैटरल नया टर्म नहीं है, स्टॉक मार्केट में कई वर्षों से यूज़ हो रहा है। रादर फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर भी कोलैटरल हम वेरियस फॉर्म में यूज़ करते रहते हैं। तो मकान मालिक का डिपॉजिट, बैंक के पास आपके घर के या गाड़ी के पेपर,
और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही दरअसल कोलेट्रल होता है। तो सर कोलेट्रल से फिर ट्रेड करने के बेनिफिट क्या हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, आज आशीष सर ने एक शब्द बताया और मैं आज ही, मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग फ़ोन घुमाएंगे अपने ब्रोकर को कि मुझे कोलेट्रल से ट्रेड करना है, क्या कोर बेनिफिट हैं उसके? शुभम, दो ब्रॉड बेनिफिट हैं। बेनिफिट कई हैं बट मैं दो बेनिफिट पे ही बात करता हूँ। पहला है लिक्विडिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई स्टॉक खरीदना है बट कैश नहीं है, उस वक्त हम कोलैटरल यूज़ कर सकते हैं। कोई और स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसको हम कोलैटरल की तरह यूज़ करके हम उसके अगेंस्ट स्टॉक खरीद सकते हैं। तो एक, कोलैटरल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है कि अगर आपके पास कैश है, आपने कैश रखा हुआ है और आप उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग करते हैं तो कैश आपके लिए कुछ रिटर्न नहीं देता है, कैश ब्रोकर के पास पड़ा है। बिल्कुल। आप ये कैश को किसी एक स्टॉक में डाल सकते हैं या किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। लिक्विड फंड में आपको एक नॉर्मल रिटर्न मिलती है, रिस्क फ्री काइंड ऑफ रिटर्न मिलती है। इट्स मोर अ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो आप उसको लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। तो कोलैटरल आपका ये भी काम पूरा करता है कि आपको पूरा कैश देने की जरूरत नहीं है। ये कैश आपके लिए कुछ 3, 4, 5% बनाता रहे बट आप स्टॉक भी खरीद पाएँ। तो कोलैटरल के दो वो हैं, एक इज़ के आप लिक्विडिटी, और दूसरा ये ऑल्सो सॉल्व करता है कि आप उस कोलैटरल के ऊपर थोड़ा पैसा फिर भी बनाएं इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू द ब्रोकर। अब देखिए कि आप कोलेट्रल दीजिए, उससे ट्रेडिंग करते रहिए, और कोलेट्रल पर जो बेनिफिट मिल रहा है वो अलग। यानी कि आप जब बोनस पर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो देखिए आशीष ने आपको दूसरे ही सवाल के जवाब में एक बोनस दे दिया कि भैया कोलेट्रल पर भी कमाओ और उससे ट्रेड कर भी कमाओ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये है कि जैसे आपने कहा ना, मकान मालिक कैश में ही लेता है एडवांस, बैंक आपका ज़मीन ले के कागज़ ले लेते हैं, ब्रोकर क्या लेता है? शुभम, दो तरीके के कोलैटरल होते हैं। हम कोलैटरल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम कैश कोलैटरल और एक हम बोलते हैं नॉन कैश कोलैटरल। जनरली सारी दुनिया कैश कोलैटरल समझती है कैश। मतलब अगर आपने कैश दिया तो उसको पूरी दुनिया समझती है कि ये कैश कोलैटरल है। बट एक्चुअली कैश कोलैटरल का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कैश जैसे होते हैं, जहाँ पे आप सपोज जो भी पैसा डालते हैं, मोटा मोटा आपको पूरा पैसा मिलता है, उसको हम कैश कोलैटरल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड, आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं लिक्विड फंड्स के अंदर, जनरली वो साल का 4, 4.5, 5% आपको देता है। लिक्विड फंड्स को भी हम कैश कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक हुए लिक्विड फंड, एक हुए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB जो होते थे। अच्छा, वो ब्रोकर ले लेता है? वो भी ब्रोकर ले लेता है और उसको कैश कोलैटरल के तरीके से ही यूज़ करता है। तीसरा हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरीज। तो कैश कोलैटरल सिर्फ कैश नहीं है, कैश कोलैटरल के बहुत तरीके हैं। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर पैसा डालते हैं तो उसको हम कैश कोलैटरल। सर FD भी फिर कैश में आएगा? FD एक ऐसी चीज़ है जो सेबी रेगुलेटर हमारे जितने हैं वो उसको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा टाइप का कोलैटरल होता है नॉन कैश कोलैटरल, जिसके अंदर आता है स्टॉक, जिसके अंदर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अगेन लिक्विड होंगे तो कैश कोलैटरल में आते हैं। अगर इक्विटी फंड है, आर्बिट्राज फंड है, कोई भी और फंड है तो वो नॉन कैश कोलैटरल में आते हैं। इसके अलावा रीट्स होते हैं, इनवीट्स होते हैं, ये सारे जितने प्रोडक्ट हैं ये सब नॉन कैश कोलैटरल होते हैं। तो दो टाइप के कोलैटरल हैं, कैश कोलैटरल एंड नॉन कैश कोलैटरल। एंड आप दोनों ही कोलैटरल ब्रोकर को दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयर खरीदने के लिए, या फिर आपको अगर FNO में डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करनी है, दोनों के अंदर ये कोलैटरल काम आते हैं। तो आप देखिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अगर म्यूचुअल फंड भी हैं, आपके पास अगर मान लीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी हैं, अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, आपका मन कुलाचे मार रहा है कि बाज़ार में यार रोज़ लोग पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग मुझे भी करनी है, कैश नहीं है, कोई बात नहीं, इतना सब कुछ है तो, लेकिन आपने बता दिया। आशीष, एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बातें पूछो जो मुझे आएंगी। बैंक से लोन लेने जाओ, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप कितने कागज़ साइन करो, कितने चेक दो, क्या करो, कितना मुश्किल है ये कोलेट्रल ब्रोकर को देना और वहाँ से मार्जिन मिल जाना। सो आई थिंक ये इसमें हम देखिए क्या होता है कि कोलैटरल अगर ब्रोकर के पास ही डीमैट अकाउंट है, जनरली क्या होता है, आप जिस ब्रोकर के यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं डीमैट अकाउंट भी उसी ब्रोकर के यहाँ पे रहता है। तो अगर आप कोटक न्यू पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जनरली डीमैट अकाउंट भी कोटक न्यू के पास ही होता है और आपके शेयर उस डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। बहुत साल पहले क्या होता था कि जो शेयर थे, इसको अगर आपको कोलैटरल
की तरह यूज़ करना है तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती थी एक ब्रोकर को। सेबी ने ये 1-1.5 साल पहले ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया। मार्केट के अंदर बहुत मतलब ये एक थोड़ा सा सिस्टमिक रिस्क था, मार्केट को उन्होंने बहुत क्लीन किया। अभी अगर आपको प्लेज करना है तो ये प्लेज आप ही को खुद करना है। तो वो आप क्या करते हैं कि आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जनरली लोग मोबाइल फ़ोन पे ट्रेड करते हैं, वेबसाइट पे ट्रेड करते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेज सेक्शन होगा। आप वहाँ जाएंगे और आपको पूरा पोर्टफोलियो आपको वहाँ पे दिखेगा। जो जो स्टॉक प्लेज हो सकते हैं वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट वहाँ दिखेगी। बस आप टिक करिए, आपको सिर्फ टिक करना है और एंड में बोलना है कि मेरे को ये सब स्टॉक प्लेज करने हैं। सपोज आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है और आपने 5 लाख के स्टॉक चूज़ किए कि ये 5 लाख के स्टॉक मुझे प्लेज करने हैं। आप उस पर टिक मारेंगे। आप जैसे ही टिक मार के प्लेज करेंगे आपको एक मैसेज आएगा NSDL की तरफ से। वहाँ पे वो आपसे आपका पैन नंबर पूछेगा, एक OTP पूछेगा। अगर आप वो सब अपने ही मोबाइल पर डाल देंगे आपके ये स्टॉक प्लेज हो जाएंगे। कोटक में अभी हम 7 से 8 मिनट में मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में इसका कोलैटरल बेनिफिट इमीडिएटली आपको दे देते हैं। इसको हम इमीडिएट भी करने जा रहे हैं, बट आज की डेट में बिटवीन 1 and 8 मिनट्स लगते हैं आपको एक कोलैटरल बेनिफिट मिलने को। और एक बार आपको कोलैटरल बेनिफिट मिलेगा आपको अपने फंड्स पेज पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके पास अभी 5 लाख हैं। इसके अंदर एक हेयर कट का कंसेप्ट होता है। आपने 5 लाख दिए, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा हेयर कट कटा, ये 4 लाख रुपये आपके पास मार्जिन होगी। इस 4 लाख के अगेंस्ट आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आसान तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। अगर आपका डीमेट अकाउंट है, प्लेज सेक्शन में जाइए, जो कुछ है उसमें से जो आप कोलेट्रल या गिरवी रखना चाहते हैं टिक कीजिए, मार्जिन आपके पास अकाउंट में आ जाएगा और ट्रेड कीजिए। देखिए, देश में ना तमाम तरीके की बहसें हो सकती हैं कि डिजिटल इंडिया कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आशीष की बात सुनकर लगा कि देखिए, डिजिटल इंडिया कहीं पहुँचाओ ना पहुँचाओ, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट तक और आपकी ट्रेडिंग की दुनिया तक पहुँच गया, जहाँ केवल 7 से 8 मिनट में और बहुत जल्दी, बहुत तुरंत भी आप कुछ भी कोलेट्रल रख कर और ट्रेड कर सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को आशीष में थोड़ा सा और अंदर डीप डाइव करना चाहूँगा। आपने कहा ना कि कोलेट्रल कैश भी होते हैं और नॉन कैश भी होते हैं, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं अगर दोनों तरीके के कोलेट्रल मान लीजिए मेरे पास हैं? मेरे पास से लिक्विड फंड भी पड़ा है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरा इमरजेंसी फंड का पैसा लिक्विड फंड में पड़ा है, और मेरे पास स्टॉक भी पड़े हैं 4-5 बड़ी ब्लू चिप कंपनी के। अब मेरे को ये ऑप्शन है कि यार मैं तो दोनों दे सकता हूँ। क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉस कॉन्स हैं? शुभम, मैं इस पर डीप डाइव करूं उससे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपके पिछले क्वेश्चन के बारे में। वो ये है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि आप घर में हो तो आप बोलते हैं हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। एक कंसेप्ट होता था प्लेज नहीं करना है, गिरवी नहीं रखना है। तो मैं जैसे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्लेज वर्ड ना थोड़ा सा ऐसा एक फीलिंग देता है कि आपने कुछ गिरवी रख दिया। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप प्लेज करते हैं, हाँ, ये आप इमीडिएटली अनप्लेज भी कर सकते हैं। जहाँ से जाके आप प्लेज करते हैं वहीं से जाके अनप्लेज भी कर सकते हैं। आपने प्लेज किया, आपको कुछ शेयर खरीदा था, आपने यूज़ किया, 1 महीने के बाद जो शेयर आपने प्लेज के अगेंस्ट खरीदा था वो आपने बेच दिया, आपने उसको अनप्लेज करना है। ये आपके अपने कंट्रोल में है। आप खुद ही करें। और आपको जब भी आप प्लेज करेंगे आपको खुद ही अपना पैन नंबर और OTP डालना है। कोई ब्रोकर आपके स्टॉक जो आपके डीमैट में पड़ा है उसको छू भी नहीं सकता है। प्लेजिंग की पूरी राइट आपके पास है। प्लेजिंग और अनप्लेजिंग दोनों अधिकार है, ये एक पावर है, ये एक तरीके का आपके पास हथियार है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जैसे MTF में आशीष ने कहा था ना कि ये बिजली है, झटका भी दे सकती है, रोशनी भी कर सकती है। तो प्लेज को आप ऐसा ना समझें कि आप कुछ गिरवी रख रहे हैं। जैसे प्लेज कर सकते हैं वैसे अनप्लेज भी कर सकते हैं। ये ताकत है, हथियार है ट्रेडिंग को और एफिशिएंट और बेहतर बनाने के लिए। अब आते हैं आशीष ये फ़ायदे नुकसान पर। तो 2 टाइप के कोलैटरल हैं, एक कैश कोलैटरल और एक नॉन कैश कोलैटरल। पहले, और हम जब भी ये कोलैटरल यूज़ करते हैं हम 2 ही चीज़ों के लिए कोलैटरल यूज़ करते हैं। एक है कि हमें कैश में बाइंग करनी है, इक्विटी शेयर खरीदना है। दूसरा हम कोलैटरल यूज़ करते हैं कि हमें FNO में कुछ ट्रेडिंग करना है। तो 2 चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, शेयर खरीदने के लिए। और शेयर के लिए भी मैं 3 में डिवाइड करना चाहूँगा। एक है आपने स्टॉक खरीदा और उसका पूरा पैसा देने को तैयार है। दूसरा है आपने इंट्राडे ट्रेड किया, मतलब आज ही खरीदा, कुछ ट्रेड किया और आज ही बेच दिया। और तीसरा है आपने लॉन्ग टर्म MTF, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, हमने MTF करने के लिए कोलैटरल यूज़ किया। तो कैश में 3 तरीके हैं, पूरा पैसा देना, इंट्राडे करना या MTF करना।
और दूसरी तरफ है एफएनओ, जितने भी डेरिवेटिव हैं, कमोडिटी है या फिर इक्विटी डेरिवेटिव है, एफएनओ में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब आप कैश में यूज़ करते हैं वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है कैश कोलैटरल और नॉन कैश कोलैटरल का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैश कोलैटरल भी दे सकते हैं, आप नॉन कैश कोलैटरल भी दे सकते हैं। अगर आपने कैश खरीदने के लिए सोमवार को आपने कैश खरीदा और आपको पूरा पैसा देना है, आप कोलैटरल यूज़ करें और अगले दिन आप पूरा पैसा दे दें। सपोज आपने आज 2 लाख रुपए का कुछ स्टॉक खरीदा, उसके सामने कोलैटरल चाहिए होता है जनरली 10 से 20%। 20% लेके चलते हैं एक बार एग्जांपल के लिए। आपने 40,000 रुपये या 50,000 रुपये का कोलैटरल दिया, आपने स्टॉक खरीद लिया। अगले दिन अगर आप ब्रोकर को आप पैसा देंगे, ये एकदम सही है, और ब्रोकर वो आगे एक्सचेंज को पैसा दे देगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 10-20% ही आपको 20% देना है, बैलेंस नहीं। आपने स्टॉक खरीदा 2 लाख रुपए का, तो आपको अगले दिन तो 2 लाख देना ही पड़ेगा। 2 लाख देना पड़ेगा। एक दिन के लिए आप ये 2 लाख रुपया सोमवार को ना दे के मंगलवार को दे सकते हैं, और एक दिन के लिए वो पैसा अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, जो भी वो 3-4-5% बनाएगा वो बनाएगा। ये ज़रूरी नहीं है आपने आज स्टॉक खरीदा आप पूरा पैसा आज दें। दूसरा हो गया इंट्राडे, आपने आज ही खरीदा बेचा, आपको पैसा एंड में तो तभी देना पड़ता है कि अगर आपने वो पोजीशन आप घर लेके गए, आपने डिलीवरी ओवरनाइट लेके गए। अगर आपने आज ही लिया 2 लाख रुपए का माल और आज ही उस माल को 2 लाख रुपए में बेच दिया, 2,05,000 में बेचा या 1,95,000 में बेचा, जितने में भी बेचा, आप कुछ लेके नहीं गए, तो ये 2 लाख की ट्रेडिंग भी आप उस 40 या 50,000 रुपए के कोलैटरल पे कर सकते हो और आपको एंड में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑर्डर टाइप को हम MIS बोलते हैं, मार्केट के अंदर सब इसको MIS ऑर्डर टाइप यूज़ करते हैं। तीसरा हो गया MTF। हमने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था कि आपने कोलैटरल दिया, आप कोलैटरल किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। MTF में एक ही फ़र्क है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सिर्फ म्यूचुअल फंड MTF के अंदर मार्जिन की तरह यूज़ नहीं हो सकते। आप स्टॉक यूज़ कर सकते हो, आप ETF यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी और यूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड MTF लेते टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है। FNO के अंदर जो जनरली आजकल काफ़ी ट्रेडिंग चल रही है, एंड आज सेबी की रिपोर्ट भी आई है, FNO के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं तो एक कंसेप्ट होता है 50-50। मतलब आपको 50% कैश कोलैटरल और 50% नॉन कैश कोलैटरल देना ज़रूरी है। ये जो 50-50 की कंडीशन है ना, ये कंडीशन है एक एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में। एक्सचेंज मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो सारे ट्रेड क्लियर करता है। तो एक ब्रोकर को एक्सचेंज को या क्लियरिंग कॉरपोरेशन को 50% पैसा कैश कोलैटरल में देना ज़रूरी है, बैलेंस 50 नॉन कैश में हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, स्टिपुलेट नहीं हुई है, रेगुलेटर ने कुछ नहीं बोला ऐसी कोई कंडीशन हो। तो जनरली होता क्या है कि अगर आप मेरे को पूरा का पूरा कैश कोलैटरल दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को पूरा का पूरा नॉन कैश कोलैटरल दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मुझे आप कैश कोलैटरल देते हैं, मैं पूरा का पूरा एक्सचेंज को दे सकता हूँ एंड रीप्लेज कर सकता हूँ एंड आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉन कैश देते हैं तो होता क्या है, मुझे तो 50% कैश कोलैटरल देना ही है, आपने मुझे तो दे दिया नॉन कैश कोलैटरल। तो मैं क्या करता हूँ एज अ ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर होगा वो पैसा बोरो करता है, उसका FD बनाता है और एक्सचेंज को देता है। वो 50% पूरा करता है, वो 50% पूरा करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वाइल वी अलाउ 100% एज कैश कोलैटरल, लेकिन अगर आपने 50% कैश कोलैटरल नहीं दिया, आपने सारा का सारा नॉन कैश दे दिया, तो उस 50% पोर्शन के ऊपर, क्योंकि वो पैसा मैंने एक्सचेंज को दिया, ब्रोकर ने एक्सचेंज को दिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है, कैश कोलैटरल नॉन कैश कोलैटरल की रिक्वायरमेंट सिर्फ FNO ट्रेडिंग में है। कैश मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर कैश कोलैटरल नॉन कैश कोलैटरल का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर आशीष से आप बात करो ना, तो मुझे अभी भी याद है जब मैं 10-12 साल पहले ट्रेडिंग करता था ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे आशीष जैसा कोई व्यक्ति पीछे खड़ा तो कितनी आपको हिम्मत मिलती है। 2 चीज़ें समझाई हैं और देखिए दोनों से ट्रेडिंग कितनी आसान। पहले तो आप कोलेट्रल रखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक X कंपनी का स्टॉक पड़ा है जो ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, तो आपने पहले तो उस पर रखा कोलेट्रल और उस पर लिया पैसा। फिर उन्होंने क्या बताया कि उस पैसे को यूज़ करो MTF में, यानी कि वो पैसा मान लो 20% 30% और बाकी पैसा लो ब्रोकर से। तो आपने अपने उस स्टॉक को यूज़ किया और उसके बाद उस पर और पैसा लेके आपके ट्रेडिंग का मार्जिन बहुत बड़ा हो गया। शायद इसीलिए रवि ने कहा होगा विजय से कि मेरे पास कोलेट्रल है, वो आशीष से बात कर चुके होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आशीष जो आपने मुझे बताया कि कैश और नॉन कैश
कैश कोलेट्रल में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आप F&O में जाते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगता है। क्या इस इंटरेस्ट के अलावा और किसी तरीके के कोई चार्जेस, और ये इंटरेस्ट लगभग कितने टका हो सकता है? सो जनरली इंटरेस्ट के अलावा और कोई चार्ज नहीं है। अगर आप कैश कोलेट्रल नहीं देंगे, पूरा का पूरा स्टॉक देंगे, और ऐसे कई कस्टमर होते हैं जिनके पास एक पोर्टफोलियो रहता है, बिल्कुल, एंड कैश हमेशा आधा कैश नहीं होता है। तो काफ़ी क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है, आप 50% आप इसकी भरपाई कर दीजिए, लेकिन मैं तो आपको पूरा 100% स्टॉक के फॉर्म में ही दूंगा। ऐसी स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग होते हैं। उस केस में हम जब 50% देते हैं एक्सचेंज को, तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। छोटा सा तो नहीं, इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में वेवर करता है। हम 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मतलब अगर आपने कोई पोजीशन ली डेरिवेटिव में, उस पर 1 लाख रुपए का मार्जिन लगा, एक्सचेंज ने 1 लाख का मार्जिन लगाया, तो हम 50,000 रुपये में 50% ऑफ 1 लाख पे 9% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर आपके पास कैश कोलैटरल नहीं है। सपोज आपके पास 10% कैश कोलैटरल है, तो ये जो 50% देगा उसमें 10% एडजस्ट होगा, और मैं इंटरेस्ट सिर्फ 40% पे लूँगा। तो मतलब 50 की रिक्वायरमेंट है, आपके पास अगर 10 है तो मैं मालिका की 40 पे लूँगा, आपके पास 25 है तो मैं 25 पे लूँगा। तो जितना कैश कोलैटरल मैंने आपकी तरफ से एक्सचेंज को दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से। तो और इसके अलावा और कोई चार्ज किसी तरीके? इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। बाकी तो जो भी आप खरीदते बेचते हैं उसके अंदर जो भी स्टैट्यूटरी चार्ज है या ब्रोकरेज है, वो तो नॉर्मल रहता है। दिस इज एन एडिशनल चार्ज विच यू हैव टू गिव, जो कि 9% के रेट के ऊपर आपको मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आशीष और थी कि जैसे F&O की ट्रेडिंग बताई आपने, कैश की ट्रेडिंग बताई, ट्रेडिंग एक और जैसे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग है या और तरीके की ट्रेडिंग्स है, क्या इनमें भी कोलेट्रल उसी तरीके से यूज़ होते हैं? और एक सवाल जो मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोग पूछना चाहते हैं आपसे, PCR के लोगों का ये कहना है कि आशीष जी से पूछिए, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं सर जो लोगों के पोर्टफोलियो में, कोई PMS में पैसा लगाता है, कोई AIF खरीद रखा है किसी के पिताजी ने कुछ, वो पूछ रहे हैं क्या ये सब भी कोलेट्रल में जाएगा? दो चीज़ हैं। पहला तो आई एम थिंक कि आप क्या क्या चीज़ें कोलैटरल में दे सकते हैं। तो कोलैटरल में आप सिर्फ वही स्टॉक दे सकते हैं जो आपके डीमैट में है। ठीक है। तो अगर आपकी कोई चीज़ डीमैट अकाउंट में है, तो म्यूचुअल फंड अगर फिजिकल है तो आप उसको कोलैटरल नहीं दे सकते। आपके कोई भी चीज़ को कोलैटरल देने के लिए उसको डीमैट में होना ज़रूरी है। तो जनरली ETF आप लेते हैं वो डीमैट में रहते हैं। आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, आजकल म्यूचुअल फंड फिजिकल में भी अवेलेबल है, डीमैट में भी अवेलेबल है। डीमैट में है तो कोलैटरल की तरह दिए जा सकते हैं, फिजिकल में नहीं। PMS और AIF अभी तक जनरली आपका PMS का जो फंड है, मुझे पता नहीं कि आजकल वो डीमैट में मिलता है कि नहीं मिलता है, डीमैट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है, बट PMS एंड AIF को अभी तक आप कोलैटरल की तरह आप नहीं दे सकते हो। कोलैटरल में स्टॉक अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जनरली लार्जर पब्लिक यही यूज़ करती है। एंड अगर आपके पास इस फॉर्म के अंदर है तो आप इसको प्लेज कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल सूत्र जो इसकी सिल्वर लाइनिंग है ना, वो ये है कि जो कुछ डीमैट में आप ला सकते हैं, आप जिस चीज़ को अपने डीमैट में शो कर सकते हैं, ब्रोकर उसका कोलेट्रल आपसे ले सकता है। अब ये आपको सोचना है, आपका घर मकान दुकान तो डीमैट में आएगी नहीं। अगर आप ले आएंगे तो हो सकता है सेबी इसको सोचे, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल जो डीमैट में है उसका कोलेट्रल आप कर सकते हैं। शुभम, आपने मुझे बोला था कि FD क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, FD डीमैट में नहीं आ सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है। ये देखिए, तो ये जो सूत्र है ना, अब आपके सारे सवाल समाधान हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे आप कह रहे थे ना कि सर घर हो सकता है कोलेट्रल, तो नहीं हो सकता क्योंकि वो डीमैट में नहीं है। FD आपकी डीमैट में नहीं है। आपके घर में सोने के सिक्के रखे हैं वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड ETF है तो बिल्कुल, क्योंकि वो डीमैट में, जो डीमैट में है वो कोलेट्रल हो सकता है। ये सिल्वर लाइनिंग, आज आप ये सूत्र पकड़ के ले जा सकते हैं। अब आते हैं सर अगली बात पे। स्टॉक मार्केट में स्टॉक बहुत तरीके के हैं, ठीक है सर। निफ्टी के स्टॉक भी हैं, ब्लू चिप भी हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, और फिर नीचे पेनी स्टॉक तक ये लिस्ट जाती है। क्या सब पर कोलेट्रल एक सा मिल जाता है? तो शुभम, इसमें ना एक हेयर कट का कंसेप्ट होता है। कोई भी स्टॉक आप देते हैं, आपको उसकी पूरी वैल्यू कोलैटरल नहीं मिलती है। ओके। कैश एक ही चीज़ है जो कि 100% कोलैटरल में मिलता है। बाकी आप कोई भी और चीज़ अगर आप देंगे उस पर 100% कोलैटरल नहीं मिलता है। मेन कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आपने कोई चीज़ 100 रुपये की आपने खरीदी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि जब आप वो बेचने जाएं उसका आपको पूरा 100 रुपये मिले। हो सकता है आप 99 में बेच पाएँ, आप 98 में बेच पाएँ, हो सकता है 90 में बेच पाएँ, डिपेंडिंग अपॉन उस प्रोडक्ट की लिक्विडिटी बाज़ार में कितनी है।
तो एक्सचेंज ने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हेयर कट स्टिपुलेट किए हैं। तो अगर आप एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक लेते हैं, पहले लिक्विड फंड से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड फंड सबसे लिक्विड रहता है, उसके ऊपर सबसे कम हेयर कट होता है जो कि है 6%। हमारे यहाँ पे हम उस पर 6% देते हैं। तो आपने 100 रुपये अगर दिया तो 6 रुपये कट के 94 की वैल्यू का कोलैटरल हम आपको दे देंगे, जिसके ऊपर आप शेयर खरीद सकते हैं या एफ.एन.ओ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्टॉक्स में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में आते हैं, वहाँ पे हेयर कट है 10%। आप लार्ज कैप स्टॉक में जाते हैं, वहाँ पे हेयर कट है थोड़ा सा और ज़्यादा 12%, कहीं पे है 16%, और ये लिस्ट चलती चलती 50% तक जाती है। अच्छा, तो अगर आपका स्टॉक थोड़ा इलिक्विड है या थोड़ा ए ग्रुप का स्टॉक नहीं है, बी ग्रुप का स्टॉक नहीं है, नीचे जाता है, तो वहाँ पे आपको हेयर कट आपका बढ़ता रहता है। कहीं कहीं पे हेयर कट 50% तक जाता है। तो हेयर कट इज़ एनीवेयर फ्रॉम 6% टू अबाउट 50%। तो डिपेंडिंग अपॉन लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक, क्वालिटी ऑफ द स्टॉक, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ स्टॉक नीचे जाती है, हेयर कट बढ़ता रहता है। बिल्कुल, मतलब ज़मानत का भी अच्छा होना ज़रूरी है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर सपोज़ कीजिए कि मेरा कोई मित्र आशीष को फ़ोन करे कि यार शुभम ने कहा है कि सर मुझे 10,000 रुपये उधार दे दीजिए, तो आशीष इस बात पर उसको उधार देंगे या कितना देंगे डिपेंड करता है कि शुभम की बात की कितनी वैल्यू आशीष की निगाह में है। ऐसे ही कोलेट्रल है कि भाई उस स्टॉक की। अच्छा आशीष, एक चीज़ बताइए कि अच्छा हो स्टॉक या खराब हो स्टॉक, ये तो एक बात होगी, ठीक है, पेनी है तो कम उसकी हैसियत होगी और एक ग्रुप का, ये बात तो समझ में आई। वॉलेटिलिटी कितना मायने रखती है? जैसे कुछ स्टॉक होते हैं ना कि हाई बीटा स्टॉक होते हैं, एक एक दिन में 4-4, 5-5% भी चल जाएंगे, और कुछ होते हैं ऐसे कि उनके साथ वो नौबत आ जाती है कि मीम चलने लगते हैं, अब तो उठ जाओ महाराज। तो वॉलेटिलिटी कितना फैक्टर करती है? सो शुभम, ये जो एक्सचेंज ने लिस्ट बोली है कि ये सब कोलैटरल की तरह यूज़ हो सकता है और इसकी हेयर कट कितना होगा, इसके अंदर एक्सचेंज ने काफ़ी पैरामीटर्स कंसिडर किए हैं। लिक्विडिटी एक नहीं है, इसके अंदर लिक्विडिटी भी है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी है, इसके अंदर क्वालिटी भी है, इसके अंदर काफ़ी पैरामीटर्स सोचने के बाद उन्होंने लिस्ट बनाई है। और ये मिनिमम पैरामीटर है, एक ब्रोकर को मिनिमम इतना हेयर कट तो उस स्टॉक पे लगाना ही पड़ेगा। लेकिन काफ़ी ब्रोकर्स अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो ऐसा हो सकता है कुछ स्टॉक में जहाँ हमको लगता है कि यार इसके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है हम वो 20% या 30% जो एक्सचेंज बोलता है वो हेयर कट ना लेके हम शायद 35% लें या 40% लें। तो ब्रोकर की अपनी पॉलिसी भी होती है, हर ब्रोकर की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट ये जितना भी हेयर कट होता है, आई थिंक इसके अंदर सबसे बड़ा इज़ लिक्विडिटी, उसके बाद वॉलेटिलिटी भी आता है एंड क्वालिटी ऑफ स्टॉक भी आता है। अच्छा सर, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए स्टॉक्स छोड़ देते हैं थोड़ी देर, गोल्ड ETF पर आ जाते हैं, गोल्ड बॉन्ड पर आ जाते हैं, तो वहाँ हेयर कट, मतलब ठीक है स्टॉक का तो हेयर कट आपने बता दिया, लेकिन जो और चीज़ें आपने बताई उनका हेयर कट फिर कैसे डिसाइड होता है? सो आई एम थिंक अब आप देखेंगे सोवरन गोल्ड बॉन्ड है SGB, अगर आप उसको बाजार में बेचने जाएंगे तो जनरली वो 1% ऊपर या 2% ऊपर नीचे में बिक जाएगा। तो जनरली वहाँ पे हेयर कट थोड़ा कम रहता है। हेयर कट SGB का हेयर कट है 10%। तो लिक्विड का सबसे कम था, मैंने आपको बताया 6%। उसके बाद जनरली काफ़ी स्टॉक और म्यूचुअल फंड है जो कि 10% की रेंज पे। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेंगे, जनरली 2-5% ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हुआ तो बिक जाएगा, तो वहाँ पे भी हेयर कट होता है 10%। बट जहाँ पे अब ऐसा लगता है कि यार स्टॉक अगर आप बेचने जाओगे, क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, बिकते बिकते ये 5-7% नीचे चला जाएगा, वहाँ पे हेयर कट ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ म्यूचुअल फंड में जनरली हेयर कट कम हुए तो 6% है, ज़्यादा हुए तो 15% है। तो 6 से 15% के बीच में म्यूचुअल फंड के सारे हेयर कट होते हैं। मैं बीते 10 साल से शायद बाज़ार के अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, और आशीष को मैं उन सारे एक्सपर्ट से अलग कब पाता हूँ, क्योंकि आशीष की एडवाइस में ना एक प्रैक्टिकलिटी होती है कि ठीक है, बहुत सारी एकेडमिक एडवाइस नहीं है भाई, जो करना है ना ऐसे कर और हो जाएगा। तो आशीष, अब मेरे जो अगले सवाल हैं ना 3-4, वो थोड़े प्रैक्टिकल एडवाइस वाले हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उन पर लाइट डालिए। जैसे पहला सवाल है, आपको क्या लगता है कि कौन सी मार्केट कंडीशन बेस्ट है आपके हिसाब से कोलेट्रल लेने के लिए? बियर मार्केट, बुल मार्केट, साइडवेज चल रहा है, तब आपको लगता है कि कौन से मार्केट में आपको लगता है यार कोलेट्रल लेने का के जो गोल्डन डेज है ना, या आप क्योंकि बिजनेस भी जानते हैं तो आपको क्या लगता है कि यार इन डेज में आप अपनी टीम को कहते होंगे कि इन डेज में यार देखना कोलेट्रल बढ़िया चलेगा? अब शुभम, मैं इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि कैश 2 ही तरीके हैं, या आप कोलेट्रल दें या आप कैश दें। आप कैश क्यों दें अगर आप कोलेट्रल दे सकते हैं?
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और इन्वेस्टिंग दोनों पे आता हूँ। आपको ट्रेडिंग करनी है, आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ब्रोकर को या कोलैटरल देना है कैश के फॉर्म में या नॉन कैश के फॉर्म में। आप क्यों कैश देंगे, आप कोलैटरल क्यों नहीं देंगे? अगर वो कोलैटरल आपको एक लिक्विड फंड में 5% पूरे साल का दे सकता है और आपको तो कोलैटरल देना ही है, तो क्यों आप कोलैटरल नहीं देंगे? तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ट्रेडर हैं और एफ.एन.ओ ट्रेडर हैं तो आपको कोलैटरल ही देना चाहिए। मार्क टू मार्केट के लिए थोड़ा सा कैश 5%, 7%, 10% आप अकाउंट में रख सकते हैं, नहीं तो आपको कोलैटरल ही देना है। अगर आपके पास कैश है उसको भी आपको लिक्विड फंड में डाल के ही कोलैटरल देना चाहिए है, क्योंकि उस पर आपको 2, 5, 7% बन सकता है और आपकी थोड़ी की थोड़ी रिटर्न बेटर हो सकती है, तो आपको कोलैटरल देना चाहिए। ये तो हुआ एफ.एन.ओ ट्रेडर की बात। मैं अगर कैश में आता हूँ, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, वहाँ पे भी अगर आप आज की जगह कल पैसा दे सकते हैं तो वो पैसा आप क्यों कल नहीं देंगे और आज क्यों देंगे? अगर वो पैसा आपके अकाउंट में आपको एक ही दिन का 4%, 3% कुछ भी दे सकता है, तो वो पैसा आपको कल ही देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अपना हर ट्रेड, हमारे यहाँ पे एक ऑर्डर टाइप है NRML, नॉर्मल बोलते हैं हम उसको। उस ऑर्डर टाइप में आप कोलैटरल के बेसिस के ऊपर स्टॉक खरीद सकते हैं और पैसा कल दे सकते हैं। हम उसका थोड़ा नाम चेंज करना चाहते हैं, जिसका नाम है बाय नाउ पे टुमारो। हम उसका नाम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, बट आइडिया यही है उस नॉर्मल ऑर्डर टाइप का कि आज आप कोलैटरल के बेसिस पे खरीदें और पैसा कल दें। हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटा अमाउंट लेना है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का लेना है, तो ब्रोकर को पहले दिन मंडे को ही पैसा दे दिया, बट उस पर ब्रोकर फिर एक दिन का फ्लोट एंजॉय करेगा। तो आई एम सेइंग कोलैटरल आपको इस तरीके से देखना है कि आपके लिए थोड़ी सी बचत कर सकता है। आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि मैं कुछ गिरवी दे रहा हूँ। ये आपका स्टॉक है, आप जिस दिन जाएं उसके ऊपर वो स्विच ऑफ कर सकते हैं और बोल सकते हैं इसको अनप्लेज कर दो। बट मेन आइडिया ये है कि आपको अगर कोलैटरल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन सकता है तो आप एक्स्ट्रा बनाएं। मुझे याद आया, ये शायद 6 साल पहले की बात है, पर रॉबर्ट कियोसाकी का जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, मैं उनका एक वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था, पेड वेबिनार था। तो उसमें वो सवाल लेते हैं लाइव। तो किसी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था, सर हाउ टू मैनेज योर क्रेडिट कार्ड, कि जिस दिन हमारी सैलरी है क्या उस दिन बिल जमा कर दें, और इस बात पे वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा था क्यों, जब आखिरी दिन तक तुम जमा कर सकते हो तो उस लिक्विडिटी का इस्तेमाल तुम करो। वही असर आज आशीष की बात में लगा कि यार जब कोलेट्रल से काम चल रहा है तो कैश बचा ना, उसको लिक्विड फंड में डाल, वहाँ से भी पैसा कमा। बिल्कुल आपकी बात एकदम जहन में उतर गई मेरे। आशीष, एक अब दूसरा प्रैक्टिकल सवाल, मेरे पास लिक्विड फंड भी है और मेरे पास गोल्ड बॉन्ड भी है, मेरे पास दूसरी और एसेट्स भी हैं, डीमेट में ETF भी हैं जो मैं कर सकता हूँ। क्या केवल एक इंटरेस्ट रेट फैक्टर है जिसको मैं दिमाग में रखूँ कोलेट्रल देते समय, या कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुझे लगता है कि यार ये भी दिमाग में रखो, जैसे प्राइस है कि गोल्ड के प्राइस में स्पाइक आ सकता है, या कोई और चीज़ें भी आपको लगता है कि शुभम देख हैं तो चारों चीज़ें और लगभग 1-8% ऊपर नीचे लगेगा, सब पे इंटरेस्ट भी बराबर लग रहा है, तब मैं सबसे पहले क्या कोलेट्रल रखूँ? सी शुभम, देखो, एक तो क्लियर है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो है, वो कोलैटरल की थॉट के बेसिस के ऊपर आपको क्रिएट नहीं करना है। आपको पोर्टफोलियो इसलिए नहीं बनाना है कि ये मुझे ज़्यादा कोलैटरल देगा, ये मुझे कम कोलैटरल देगा। पोर्टफोलियो तो इसलिए बनाना है कि आपको लगता है आज गोल्ड अच्छा है, मेरे को गोल्ड ETF में पैसा डालना है या SGB में डालना है, या ये स्टॉक अच्छा है, ये मेरे को अच्छी रिटर्न देगा। पोर्टफोलियो हमेशा आपको उस तरीके से बनाना है जिस तरीके से आपको लगे कि आपकी रिटर्न मैक्सिमाइज हो सकती है, चाहे उसमें म्यूचुअल फंड लें, स्टॉक लें, जो भी करें। तो आई थिंक पहला तो ये हो गया। अभी आपको जब ब्रोकर को देना है तो आपको जनरली ऐसा सोचना है कि जितना भी आपके पास उसमें लिक्विड एसेट है, यानी कि गोल्ड है, ETF है, लिक्विड ETF है, वो सबसे पहले दें, ताकि उसमें क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती है। सो लॉन्ग एज 50% आपके पास कैश कोलैटरल है, आपको इंटरेस्ट कभी नहीं लगेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्यों आप सिर्फ स्टॉक देंगे जब आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लिक्विड कोलैटरल पड़ा है? तो लिक्विड कोलैटरल सबसे पहले दें, उसके बाद आप उसको स्टॉक दें। जनरली कोशिश करें कि आप उस मिक्स को 50-50 रख पाएँ जब भी आप यूज़ करें। लेकिन हाँ, ये ध्यान में हमेशा रहे कि अगर 50-50 नहीं है, कैश कोलैटरल थोड़ा कम है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। देखिए, रईस फिल्म में शाहरुख खान कहते हैं कि अम्मी जान कहती हैं कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, और आशीष कहते हैं कि कोई कोलेट्रल छोटा नहीं होता। आप चाहे ये रखिए वो रखिए, इंटरेस्ट एक फैक्टर है, बाकी मिक्स रखिए तो ज़्यादा बेटर है। आशीष, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे
मार्केट में वॉलेटिलिटी इस समय बहुत ज़्यादा है, दिन रात वॉलेटिलिटी है, क्या आपको लगता है कि मैं कोलेट्रल इस समय इस्तेमाल करके जो हाई ट्रेडिंग के डेज चल रहे हैं उनमें इस्तेमाल करूं, या आपको लगता है कि शांत बाजार में इस्तेमाल करो, बेटर तरीके से इस्तेमाल करो, या F&O के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है या कैश मार्केट के लिए? शुभम, बाजार में ना एक कंसेप्ट है, मैं पहले ट्रेडिंग पे आता हूँ, कि जो सेलर है ऑप्शन का वो जनरली ज़्यादा पैसा बनाता है, क्योंकि वो बाहर आउट ऑफ द मनी लेता है, थोड़ा अपना रिस्क को मैनेज करता है, और डीके खाता है, और डीके खाता है। जो बायर है जनरली बायर वैसे ही प्रीमियम देता है, एंड प्रीमियम के लिए उसने ऑलरेडी काफ़ी पैसा अंदर लगाया होता है, तो बायर पैसा नहीं बना पाता है। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर आपके पास कोलैटरल है और आपके पास लार्ज पोर्टफोलियो है, लोग जनरली कैसे यूज़ करते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्टॉक है जो आपको बेचना ही नहीं है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक स्टॉक है जिसकी कीमत 1500 रुपये चल रही है, आपको ये बेचना ही नहीं है, तो आपको लगता है यार इसको बेचूंगा ना तो एटलीस्ट 1800 का भाव हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि ये स्टॉक को कोलैटरल देके 1800 रुपये का एक कॉल लिख देते हैं जिसका नाम होता है कवर्ड कॉल। अगर 1800 नहीं आया तो प्रीमियम जेब में, और अगर 1800 आ गया तो 1800 पे तो मेरे को बेचना ही था। तो जनरली क्या होता है कि जनरली अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, आपके पास स्टॉक है जो कि आपको लगता है कि पैसा मेरे लिए कुछ बनाए, तो कवर्ड कॉल एक तरीका होता है। इसके अंदर भी रिस्क होते हैं, मैं यहाँ पे इस कॉल में ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि कवर्ड कॉल रिस्क फ्री है। आपके उसका नाम कवर्ड लिसनर्स को ऐसा नहीं लगे कि भाई इसके अंदर रिस्क नहीं है, आपको रिस्क समझ के करना है। बट जनरली काफ़ी लोग अगर आप देखें तो ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास एक स्टॉक है जिनको आपको नहीं बेचना है तो उस पर कवर्ड कॉल्स लिखते हैं, हर महीना 1-2 रुपया कुछ मिलता है, और ये बात क्लियर रखते हैं कि यार अगर वो कीमत आ गई जिसके ऊपर मैंने कॉल लिखी 1800 की, 1800 नहीं आई तो अब तक तो आपको 1-2 रुपया मिलता रहेगा, लेकिन 1800 आ गया तो 1800 पे तो मेरे को बेचना ही था। तो आई थिंक अगर आपका कंसेप्ट वो एकदम क्लियर है कि यार इस भाव पे मुझे बेचना है और इस भाव की मैं कवर्ड कॉल लिख सकता हूँ, तो कोलैटरल ने अपने स्टॉक को एंड कवर्ड कॉल्स लिखते रहें, ये एक तरीका है यूज़ करने का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ार में छोटे छोटे ज़रिए हैं पैसा बनाने के, हर चीज़ में रिस्क है, किसी में कम रिस्क है, किसी में ज़्यादा रिस्क है। आप अपनी एपिटाइट के हिसाब से अपनी एपिटाइट के बट समझें कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें गलत क्या जा सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। सो लॉन्ग एज यू आर ओके विद दैट मैक्सिमम लॉस, यू शुड टेक, यू कैन डू दीज ट्रेड्स, बट सोच समझ के करना है। देखिए, इस पॉडकास्ट में आपको पता चला कि कोलेट्रल क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या कोलेट्रल रखा जा सकता है, कितना हेयर कट उस पर लगता है, किस मार्केट कंडीशन में कौन सा कोलेट्रल आप रखें, कौन सा कोलेट्रल से आप बचें, जो कोलेट्रल नहीं हो सकता वो क्यों नहीं हो सकता, ये सब कुछ आपको बिल्कुल एकदम समझिए ना कि जैसे अगर कोलेट्रल कोई एक्सरे है तो आशीष ने रॉड के सामने रख के पूरा एक्सरे पढ़ दिया। आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, कोटक नियो के साथ मुझे कोलेट्रल क्यों लेना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये प्रोडक्ट आपने तैयार किया, आपकी टीम ने तैयार किया, क्या ऐसी यूएसपी है कि चूज कोटक नियो आप भरोसे से कहते हैं रादर देन अदर? शुभम, हम ना जस्ट आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। हम एक ऐसे ब्रोकर हैं जो कि ब्रोकर पहले थे और बैंक बाद में बने। बाकी आप कहीं मार्केट में जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि सब बैंक पहले बने और उन्होंने अपनी ब्रोकिंग कंपनी बाद में शुरू की। टोटली एग्री। कोटक एक ऐसी कंपनी है जो पहले ब्रोकर था और उसके बाद बैंक बना, और हम एक फुल सर्विस ब्रोकर रहे हैं। जब पिछले 20-25 साल से लोगों ने हमसे फ़ोन पे बात की है, ट्रेड किया है, ऑफिस में आके ट्रेड किया है, और धीरे धीरे अब जैसे मार्केट डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, हमने भी कोटक नियो को डिजिटल की तरफ बढ़ाना शुरू किया है। आइडिया ये है कि हम अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट दें जो कि कस्टमर यूज़ कर सके और अपनी रिटर्न को थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर सकें। हमें हमेशा से लगता आया है कि प्लेज करके ट्रेड करना एक ठीक चीज़ है। एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल कस्टमर के पास है, कभी भी कंट्रोल कस्टमर का है, उसने कभी भी प्लेज करना है, अनप्लेज करना है, वो कर सके। बेसिक आइडिया ये है कि उसके पास ये टूल होना चाहिए। कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बाज़ार में मिल जाती है जबकि बैंक में पैसा नहीं होता है, लेकिन मेरे को लगता है यार ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे 5-10-15% दे के जाएगी, मैं क्या करूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसा आने वाला है 7 दिन के बाद, लेकिन अपॉर्चुनिटी है आज, तो कोलैटरल के बेसिस पे खरीदें और 7 दिन के बाद जब पैसा आए तो आप उसको चुका दें। तो आई एम सेइंग बहुत अपॉर्चुनिटी है बाज़ार में, और कोलैटरल एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी सारी की सारी
ये जो 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 लिक्विडिटी के इशू हैं उसको कहीं किसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए इसलिए आपको कोटक नियो चुनना चाहिए। सर आशीष जी, बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए, इतने गरिष्ठ कॉन्सेप्ट को इतना सुपाच्य बना देने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। आप लोगों को अगर ये पसंद आया पॉडकास्ट तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप वाकई क्या और प्रैक्टिकल एडवाइस आशीष से चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, आशीष को लेकर आऊँगा, और जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जर्नी में आपको दिक्कतें आती हैं ना, उनका आपको सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा जल्दी। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.